हमारे साथ प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, जिन्हें लगातार आप यूट्यूब पर देख और सुन रहे हैं, भारत का भ्रमण कर रहे हैं, भारत घूम रहे हैं और भारत के बारे में, भारत में किस तरह के हालात हैं, उन सब के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो लगातार यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अभी तक आपने भारत के कई शहरों का दौरा किया, आपका अनुभव कैसा रहा? भारत के बारे में सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात आपको क्या लगी, और खासतौर पर ऐसे टाइम पर जब आपसे बात करता है कोई भी, तो माइनॉरिटीज के बारे में आपसे सवाल करता है, तो आपके क्या ऑब्जर्वेशंस रहे भारत को लेकर? सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव चीज मुझे यहाँ ये रही कि यहाँ पे लोग पढ़ते बहुत हैं। यानी मैं जिन लोगों से मिला उन्होंने मेरी किताबें पढ़ी हुई थी और उनकी लाइब्रेरीज में भी बहुत किताबें थी। यहाँ पे लोग इल्म सीखने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, उनका जहन बंद नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एडवांटेज है इंडिया में कि पीपल रीड अ लॉट एंड दे रिफ्लेक्ट अ लॉट। तो ये मुझे लगा, ये नहीं कि गॉसिप्स के ऊपर बात की जाए, बल्कि पढ़ लिख के आके फिर वो बात करते हैं, फिर मज़ा भी बहुत आता है। दूसरा, मेरा कैसा यहाँ पे वेलकम हुआ है, देर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। स्प्लेंडेड, फैंटास्टिक, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग, सब ऑल दीज वर्ड्स कैन बी यूज फॉर इट। बहुत अच्छा रहा है मेरा ये इंडिया का विजिट। और फिर मैंने वो बातें तो पहले कर चुकी हुई हैं कि आपकी इंडस्ट्रियल बेस बड़ी मजबूत नज़र आती है, आपकी वो जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। आपके जो हाई टेक कैपिटल है, बेंगलोर में हो के आया हूँ, फिर हैदराबाद हो के आया हूँ जो आपका फार्मास्यूटिकल कैपिटल है। तो जो स्केल पे इंडिया आगे प्रोसीड कर रहा है, मुझे लगता है कि दिस विल ओनली गो फॉरवर्ड। बाकी इट्स फॉर द इंडियन पीपल टू डिसाइड कि आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने अल्पसंख्यकों को लेकर क्या देखा और क्या महसूस किया? आपके बहुत इंटरेक्शंस रहे, मैंने आपके कुछ टॉक्स के बारे में भी देखा और सुना। आपका क्या अनुभव रहा है? जो नैरेटिव भारत के बारे में गढ़ा जाता है और आपने जो देखा, क्या उसमें कोई सिमिलैरिटी देखी? क्या आपने महसूस किया? यानी ये कि मुसलमान हमेशा यहाँ पे मुसीबत में होते हैं, उन पे हमले हो रहे होते हैं, वो इट डजंट ऐसे तो नहीं लगता मुझे। हाँ, कभी होते हैं तो वो पॉलिटिकल उनकी बैकग्राउंड है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट आई एम हेयर फॉर कि मैं कोई इंडिया को आके एडवाइस करूं कि ये मत करो ये करो। मेरी एक जनरल एडवाइस है कि जहां भी कोई स्टेट किसी मजहब का सहारा लेके सियासत करती है तो वो उस मुल्क की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान में वो नुकसान बेहद पहुंचा है। अगर कोई और मुल्क भी करते हैं तो वो भी नुकसान अपने मुल्क को पहुंचाएंगे। एकदम नजर नहीं आता, लेकिन लॉन्ग रेंज में यही होता है। द स्टेट शुड हैव नो रिलीजन, पीपल हैव रिलीजन, और सबको एक जैसा हक होना चाहिए। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। तो इस किस्म की जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, वहां पे मेरी ओपिनियन जो है आपको मैं दे रहा हूँ। आपकी सियासत पे आई डोंट वांट टू इंटरफेयर। ठीक है, अभी हमने यूसीसी का जिक्र किया। यूसीसी के लिए अगर मैं आपसे समझूं कि आपको क्यों लगता है कि माइनॉरिटीज के राइट्स के लिहाज से यूसीसी एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है, तो आप जब ये कहते हैं कि यूसीसी के पक्षधर हैं आप, तो उसके फेवर में क्या आर्गुमेंट्स आप देते हैं? बिकॉज मैं सारी उम्र ह्यूमन राइट्स पढ़ाता रहा हूँ, और ह्यूमन राइट्स का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एवरीबॉडी इज ह्यूमन, और एट द ह्यूमन लेवल चंद राइट्स जो हैं वो इनएलियनेबल, यानी वो इंसान से छीने नहीं जा सकते। तो ये सबके पास होने चाहिए ना, जेंडर कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, ये कास्ट वाला सिस्टम जो है जो मर्जी हो, politically everybody should be equal and everybody should be equally free under the law। जो भी आपके कानून है उसके तहत लोग अपना फ्रीडम एंजॉय करें और अपनी चॉइसेस जो हैं जैसे वो चाहें वो एक्सरसाइज करें। सो मेरी वजह ये है कि देर इज नो बेसिस। हाँ, बल्कि इंडिया ने तो एक कमाल किया था कि जो आपके हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज
ग्रुप्स थे उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन और ये की गई। तो मैं पॉजिटिव वो अफर्मेटिव एक्शन के तो हक में हूँ, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के मैं खिलाफ हूँ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बने तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे ये भी पता है कि विद इन हिंदू समाज में कई लोग हैं जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुखालिफ हैं, और मुसलमान बहुत हैं जो इसके हक में भी हैं। सो इट्स नॉट लाइक दिस कि ऑल मुस्लिम्स आर अपोज टू इट एंड ऑल हिंदूज आर इन फेवर ऑफ इट। बट आई थिंक अगर मुझे एज अ पॉलिटिकल थियरिस्ट कोई पूछे, ह्यूमन राइट्स टीचर पूछे, तो मैं समझता हूँ एक जैसे राइट्स होने चाहिए, और वो एडवांस दौर के 21st सेंचुरी के राइट्स होने चाहिए सबके पास। लेकिन सर उसमें फिर ये प्रोफेसर साहब एक जो डिबेट छिड़ जाती है वो होती है पर्सनल लॉ की डिबेट छिड़ जाती है। मैं बहुत सारे डिबेट्स करती हूँ, उसमें जो गेस्ट आता है वो कहते हैं तो मेरे जो मुझे माइनॉरिटी के तौर पे जो मेरे राइट्स गारंटीड हैं ये तो उसमें दखलंदाजी हो रही है। मुझे पता है वो जब किए गए थे तो वो इन गुड फेथ किए गए थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इसीलिए बनाया गया था कि वो मुसलमानों को इनकरेज करें मॉडर्न एजुकेशन में आने की। और ये हुआ ये कि वो जो पढ़े लिखे लोग थे वो पाकिस्तान भाग गए, यहाँ पे या उलमा थे या लैंडलॉर्ड रह गए थे, और या फिर जो बेचारे गरीब बैकग्राउंड के लोग हैं, तो उनके ऊपर जो एक है ना वो होल्ड कंजर्वेटिव सोसाइटी का बहुत ज़्यादा है। तो वो पर्सनल लॉ बात है, हिंदुओं की नहीं चेंज हुई। 1955 तक हिंदू विमेन हैड नो राइट टू इनहेरिट लैंडेड प्रॉपर्टी, सिंपल। जो शादी के वक्त डाउरी मिलती थी दैट वाज ऑल प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय मेल इश्यूज। तो वहां पे उन्होंने लॉ चेंज कर दिया है। तो व्हाई शुड दिस नॉट बी चेंज्ड व्हेन इट कम्स टू एक मिनट है ना यार, when it comes to क्या कहते हैं for the Muslims as well, for everyone. So personal law वाला इशू इट्स ओवर 21st सेंचुरी में। मैंने यार टर्की का एग्जांपल दिया है, मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ जो पुरानी है उसको चेंज करके प्रोग्रेसिव लॉज भी लाए हैं। सो व्हाई कांट इंडिया मूव फॉरवर्ड इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स? आई सी नो, एंड आई डोंट वांट टू आर्ग्यू के पर्सनल लॉ ये होती है वो होती है। आई थिंक द सेम पर्सनल लॉ शुड अप्लाई टू एवरीवन। स्टेट और सिटीजन का रिश्ता जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। रिलीजन शुड नॉट बी इन एन इंटरवीनिंग वेरिएबल इन दैट, उसमें उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर एंड द स्टेट एंड सिटीजन आर ए पॉलिटिकल रिलेशनशिप, अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप। ये मैं बताना चाहता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि यूसीसी, तो एक और बात जो कही जाती है, और मैंने आपको भी कहते हुए सुना, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात। लेकिन जो इसके क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के पास अधिकारों की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर उन्हें कमी नहीं है और मिल जाएंगे तो फिर क्या तकलीफ है, ये बताओ। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उनके वो हकूक छीन लिए जा रहे हैं या उनको ज्यादा बढ़ा दिया जा रहा है, ये मुझे बताएं। मैं बेसिकली आपके माध्यम से यूसीसी पर जो बहस छिड़ी थी उसे लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रही थी, और क्योंकि दर्शक जो है वो अक्सर इस तरह के आर्गुमेंट सुनते हैं, तो एक गेस्ट जब उन आर्गुमेंट्स पर लॉजिक के साथ बात करता है तो वो उसे एक नई अंडरस्टैंडिंग और एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। इसलिए मैं ये सारे सवाल आपके सामने ला रही थी, क्योंकि भारत में जो दर्शक है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके पास तक पहुंच रही है। इसीलिए आर्गुमेंट दर आर्गुमेंट मैंने आपके सामने रखा, जो मैंने डिबेट्स में भी देखा है, वही मैंने उठाया। अभी आपने टर्की की बात की सर, सॉरी फॉर माय इग्नोरेंस, आपने कहा कि टर्की ने जो पर्सनल लॉ था उसे चेंज कर दिया। अगर उस एग्जांपल को आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस को उस एग्जांपल के बारे में कितना पता है, तो शायद हो सकता है उन्हें इस विषय को, इस मुद्दे को समझने में और मदद मिले। देखिए, टर्की के अंदर सेकुलर स्टेट है, सिर्फ दो जगह पे शरिया जो है वो अप्लाई होती है। एक नमाज के वक्त कि जो वहाँ की मसाजिद में नमाजें होती हैं वो सुन्नी हनफी तरीके से पढ़ाई जाती हैं, और एक जब वफात हो जाती है तो जो बेरियल है ना, फ्यूनरल प्रेयर्स, वो भी हनफी सुन्नी तरीके से होती हैं। बाकी जो इनहेरिटेंस है,
डाइवोर्स है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन 21st century's मॉडर्न लॉज। तो women and men have equal rights, और जो राइट टू डाइवोर्स है वो दोनों के पास इक्वल है, और किसी को इनहेरिटेंस में आधा और नहीं मिलता, इक्वल राइट्स मिलते हैं। तो टर्की में ये है, और वो लोग आज तक मुसलमान ही रहे हैं। इस लॉज को तो 80 साल हो गए हैं, बल्कि 85 साल हो गए हैं, जब अतातुर्क ने 1934 में शायद ये सारी लॉज चेंज कर दी थी। तो सिंस देन दीज लॉज आर स्टिल द लॉज ऑफ टर्की। और क्या लोग मुसलमान नहीं रहे? बिल्कुल रहे। क्या लोग नमाज नहीं पढ़ने जाते? बिल्कुल पढ़ने जाते हैं। लेकिन modern Turkish women have the same rights as the Turkish men. That's the fantastic thing about it. अब ये एर्दोगान और कंजर्वेटिव तर्क को कर रहे हैं थोड़ा सा उसको छीनने की और बदलने की, लेकिन हो नहीं सकता वहां पे। Once you give the freedom and equal rights, historically it's not possible to take them back. Simple as that. पाकिस्तान में भी उन्होंने राइट्स दे दिए हुए हैं ना। हाँ, कई राइट्स जो मौलवी शोर मचाते थे, लेकिन जनरल अयूब खान ने वो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 62 का बना के वो सब राइट्स दे दिए। सो ऑलरेडी, एंड बाकी मुल्कों में भी शरिया के मुताबिक चंद चीज़ें होती हैं जो प्रेयर्स के मुतालिक, स्पिरिचुअलिटी के मुतालिक हैं, जो लॉज गवर्निंग रिलेशंस विथ मेन एंड वेमेन एंड सोसाइटी, वो मॉडर्नाइज कई दुनिया में कर रहे हैं। मैंने तो आपको 2 एग्जांपल दिए हैं।